हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में 30% जो है करंट अफेयर के शामिल किए गए हैं। लास्ट समय चल रहा है तो करंट अफेयर पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा और हम तो आपको जीएस जीके के साथ में भी करंट अफेयर के प्रश्नों को उपलब्ध कराते हैं। वहाँ से भी आपके प्रश्न कवर हो जाते हैं और जो वीडियो हम आपको बीच में उपलब्ध कराते हैं यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमको एक अच्छा स्कोर करना पड़ता है आर ओ एग्ज़ाम को निकालने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में किस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें। तो एक अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कौन से 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का जलावतरण किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। INS मालपे, INS मुल्की। तो याद कर लीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, अक्सर कर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है ये, जिनका वितरण कोची में किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ Su-30 MKI विमान के लिए कितने AL-31FP एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है और रक्षा मंत्रालय ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है। 1 सितंबर 2024 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पदभार संभाला है? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाड़ गौड़ ने। प्रश्न नंबर 5 है। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इसमें उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का। तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष साइबर अपराध ग्रस्त देशों की सूची में दक्षिण कोरिया को शीर्ष पर रखा गया है। भारत को इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट व थर्ड यहाँ पर सही है, ये सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। शीर्ष साइबर अपराधग्रस्त देशों की सूची में दक्षिण कोरिया को नहीं, रूस देश को शीर्ष पर रखा गया है। इस पॉइंट को याद कर लीजिए। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, भारत का स्थान इसमें 10वां है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं भाई। प्रश्न नंबर 7 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता एरिना सबलेंका का संबंध किस देश से है? आसान है, बी राइट है, बेलारूस की हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है महिला वर्ग में। प्रश्न नंबर 8 है। कथन सही कथनों का चुनाव कीजिए। भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है। कथन 2 में SCO की आधिकारिक भाषा चीनी व अंग्रेजी है। अब आप आंसर जो इसका लगाइए। यदि आपने आज सुबह वाली क्लास वॉच की होगी
तो यह प्रश्न आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। राइट आंसर होगा डी विकल्प, न तो एक और न ही टू वाला कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है और एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी है, अंग्रेजी तो नहीं है, चीनी और रूसी है, ये दो भाषाएं हैं इसकी। आप प्रत्येक क्लास को वॉच किया करो। देखिए 30% आज की क्लास में है और सुबह वाली क्लास में जीएस के साथ में 10% करंट अफेयर के वहाँ पर शामिल किए गए थे। टोटल आज ही 40% जो है कवर हो जाएंगे करंट अफेयर के। जिन्होंने उस क्लास को नहीं वॉच किया है या नए व्यूअर्स हैं तो आप इस क्लास को आज ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या फिर यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सी राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। प्रश्न नंबर 10 है, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के सदस्य निम्न में से कौन है? देखिए आप सभी जानते हो कि मणिपुर में हिंसा हुई है और उस हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि उसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग हेतु गूगल के साथ साझेदारी की है? किस सरकार ने इसके साथ में साझेदारी की है? महाराष्ट्र सरकार ने। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 12, निम्न में से किन दो देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता हुआ है? इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो सी राइट आंसर होगा, भारत और गुयाना के बीच में यह समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 13, वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? अच्छा प्रश्न है, तो डी राइट आंसर होगा, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव। प्रश्न नंबर 14 है, 5 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है और जानते ही हो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। प्रश्न नंबर 15 है, 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम विश्वमेटेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? और ये प्रथम विश्वमेटेक व्यापार शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 16, 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल एटीएम का प्रशिक्षण किया है? चावल एटीएम, ऑप्शन डी सही होगा, ओडिशा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो बी राइट होगा, विमानन। प्रश्न नंबर 18 है, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किया गया? तो चर्चा का पॉइंट था और आंसर भी हम सभी जानते हैं, विनेश फोगाट। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न, 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में किसे SBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि बैंकिंग से प्रश्न बना था और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। इसका आयोजन कान्हा शांति वनम में किया गया है। कान्हा शांति वनम हैदराबाद में अवस्थित है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। दोनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बन जाते हैं।
प्रश्न नंबर 21 है, पुस्तक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के लेखक कौन है? तो इसको याद कर लीजिए, मर्डर के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? खेल का प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। तो बी राइट आंसर होगा, अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 35 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति दी है? तो ऐसा किया है श्रीलंका ने। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बी राइट आंसर होगा, ओडिशा। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने साइबर हमलों से बचने के लिए आई मिराज नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है? तो थोड़ी की क्लास में यह प्रश्न मैंने कराया है, आपको आंसर सही करना है। तो डी राइट आंसर है, आईआईटी कानपुर। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, हम आपको जो भी चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत ध्यान से उपलब्ध करा रहे हैं। नाम है इसका आई मिराज, वहाँ पर नाम पूछा गया था। और यहाँ पर क्या पूछा है, संस्थान का नाम पूछ लिया गया है, आईआईटी कानपुर। तो एक एक पॉइंट जो याद रहना चाहिए, प्रश्न कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन है, ये किस क्षेत्र में जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जाता है, और ये मिला है आलोक शुक्ला को। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक द विनर्स माइंडसेट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। एक अच्छी पुस्तक है, ए राइट आंसर होगा, शेन वाटसन। प्रश्न नंबर 28 है, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जोरावर का अनावरण गुजरात के हजीरा में किया गया है। जोरावर है एक, जोरावर है क्या? याद कर लेना है, जोरावर का अनावरण जो गुजरात के हजीरा में किया गया है। यहाँ तक भी अच्छा प्रश्न है ये। तो यह है स्वदेशी हल्का टैंक। प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में सवर्ण पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 6%। तो सुबह वाली क्लास जीएस जीके की जिसने नहीं देखी है वो उस क्लास को जरूर वॉच करें, काफ़ी अच्छे प्रश्न वहाँ पर हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। हाल ही में भारत जापान 2+2 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत जापान 2+2 शिखर सम्मेलन है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो 30% जो इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के दायरे से बाहर है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोमीथेन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। केवल यहाँ पर 3 वाला पॉइंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस के दायरे से बाहर है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते हुए मानसून से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोयले के वर्धित सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मीट्रिक टन कोयले का आयात करता है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की यह नीति
भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान के लिए अन्य देशों से आयात करे। आपको विचार करना है कि यह वाला कथन यहाँ पर सही है या फिर गलत है, क्योंकि हमको सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। पॉइंट नंबर 3, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। देखिए, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस कारण से यह गलत हुआ है। अब सेकंड को देखिए, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, और उन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए यह करेक्ट पॉइंट है। और तीसरे वाला पॉइंट, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो ये बात सही है, क्योंकि इसको आयात करना पड़ता है। कोक कोयला जो है अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। भारत में जो इसका सीमित भंडार है, तो इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रत्येक पॉइंट को हम अच्छे समझेंगे और जानेंगे। कोयले से आधारित जो है 2-3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है, तो राजस्थान तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश का आता है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का आता है, तो महाराष्ट्र भी जो है ऑप्शन में नहीं है। और चौथा नंबर होता है अपना उत्तर प्रदेश का। तो आपको देखना है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 3 वाला पॉइंट। तो 3 जो है ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। 3 के बाद जो है आपका नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। तो 3 और 4 ऑप्शन डी में है, तो डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी दिया गया है, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। और यहाँ पर देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। गोरखपुर इस नदी के किनारे पर है, राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ है और सुल्तानपुर शहर आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह भी कथन कारण का ही प्रश्न है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना है जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार। कारण, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रम से अवरोही क्रम में उसके नीचे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेंटीमीटर से गुणा करने पर जो है इंच प्राप्त होता है। तो इंच प्राप्त हो रहा है, परंतु यह भी जानना जरूरी है कि इंच कहते किसे हैं, इंच होता क्या है। तो जान लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो 1 मीटर में जो इंच होते हैं वो 39.37 इंच होते हैं। तो प्रश्न में कहा गया था कि किससे गुना करें, यानी कि 0.39 को यदि हम सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर जो है होते हैं 1 मीटर में। तो गुना करने पर क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 39.00। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। प्रश्न जो है बना था और आगे भी बन सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है।
रोग और कारण दिया गया है। तो विटामिन से संबंधित जो टॉपिक है इसको जरूर अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। रोग और यहाँ पर कारण दिया गया है। रोतोंदी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। तो बस आप इसका आंसर समझ गए होंगे क्या आएगा। पहले का 4 है, और 4 जो कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। तो डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी हेतु। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो चारों को देखिए, इनमें सही क्रम का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और आपका राष्ट्रीय अखंडता। इनका यहाँ पर सही क्रम है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। धन्यवाद दोस्तों।